नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम बच्चों। अपना भूगोल विषय का 12वीं कक्षा का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें आपने सबसे पहले ठंडे प्रदेश की एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा। उसके बाद में उष्ण और शुष्क कालाहारी के मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आपने भारत की पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली भील जनजाति के बारे में पढ़ा, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में। और आज अपने इस अध्याय की अंतिम बिंदु कह सकते हो या अंतिम जनजाति कह सकते हो, गोंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये भी पहाड़ी और पठारी भूमि में सघन वनों वाले क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है वो अगर शब्द उत्पत्ति के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो खोंडा, खोंडा शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले। गोंडा शब्द किससे उत्पत्ति हुई है गोंड जनजाति की, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी दुर्गम स्थानों में, पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजाति, जो आज भी आदिम अवस्था के अंदर निवास करती है। गोंड जनजाति के लोग अपने को कोयटूर या कोल के नाम से भी पुकारते हैं। स्थानीय भाषा में वहां पर इनको गोंड जनजाति के लोगों को कोयटूर या कोल के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। 16वीं से 18वीं सदी तक, 16वीं से 18वीं सदी तक इनका मध्य भारत में गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला में खुद का शासन था। इनकी खुद की रियासतें थी, खुद का शासन था। कहां का? मध्य भारत का गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। कब तक? 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में। उसके बाद में क्या हुआ? मुगलों का आधिपत्य होना शुरू हुआ। ठीक है। अब मुगलों ने इनको पराजित करना शुरू किया, इनके क्षेत्र को छीनना शुरू किया। और उसके बाद में 1940 के अंदर एक शक्ति उभर करके आई भारत में, वो थी मराठा। 1940 के आसपास लगभग मराठा शक्ति के प्रभाव के कारण ये लोग वहां से छिन्न भिन्न हो गए, इनका शासन छीना गया और वर्तमान में फिर ये बिखरी हुई व्यवस्था के अंदर आ गए। आज अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये कहां कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तेलंगाना है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और आसाम। कुछ हिस्सा आसाम का भी इसमें शामिल है, वहां भी ये जनजाति पाई जाती है। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम,
के क्षेत्र में किस जनजाति का प्रभाव है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड, जो विश्व की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, जो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है ना। तो ये जनजाति पाई जाती है। अब इसको अगर हम भारत के नक्शे में देखना हो तो वही है, भारत का नक्शा मेरे साथ में आप लोग बनाएंगे। सभी कॉपी पेन खोल करके रखा करो, पेन निकाल करके रखा करो, ठीक है ना। तो उस एकदम से जो भी काम हो साथ ही साथ में नोट करो और साथ ही साथ में मानचित्र बनाओ। तो मानचित्र आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से मानचित्र बनाना आना चाहिए आपको। ये चिकन नेक बन गई, वही 7 बहनें भारत की, भारत की 7 बहनें पूर्व की, ठीक है ना। इसमें 7 राज्य शामिल हैं क्षेत्र के अंदर। तो आप बिल्कुल ढीले हाथ से इस तरह से अपना मानचित्र बनाएंगे। ये भारत का मानचित्र बन गया, है ना। अब इस भारत के मानचित्र में गोंड जनजाति का जो निवास स्थान है, सॉरी, वो अपने भरेंगे। तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा आ गया, है ना। ये कुछ महाराष्ट्र का आ जाएगा, कुछ इधर से आ जाएगा, कुछ इधर से आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो इसको अपने भर देंगे। भारत गोंड जनजाति, और ये लिख दो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार से आप भारत के मानचित्र में इसको रखेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में अपने बात करते हैं, आज अपने इस नक्शे को साफ नहीं करेंगे। यहाँ पर सतपुड़ा, मेकाले, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना, सतपुड़ा, मेकाले, सोन व देवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर का पठारी भाग और गढ़जत जो पहाड़ियां हैं वहां पर इनका निवास स्थान पाया जाता है, अपने इसका गोंड जनजाति का। और लगभग यहाँ पर 120 से 160 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, बरसात होती है, वर्षा क्षेत्र है औसत, ठीक है ना यहाँ पर। और नर्मदा, ताप्ती, सोन और महानदी और गोदावरी ये नदियों का दोआब क्षेत्र है जो गोंड जनजाति का निवास स्थान बना हुआ है। यहाँ पर ताप्ती, सोन, गोदावरी, महानदी इनका क्षेत्र पाया जाता है, नर्मदा का ये क्षेत्र पाया जाता है जिसमें गोंड जनजाति निवास करती है। तो सघन वनस्पति वाला क्षेत्र भी है, वर्षा भी अच्छी होती है ना, और पहाड़ी और पठारी भूमि है गोंड जनजाति के निवास स्थान वाला। अगर हम इनके आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो गोंड जनजाति के लोग आर्थिक क्रिया के अंदर
आज भी स्थानांतरित कृषि करते हैं। झूमिंग, कौन सी स्थानांतरित कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि को यहाँ पर स्थानीय भाषा में दिप्पा कृषि क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा के अंदर दिप्पा कृषि कहते हैं। दिप्पा कृषि कहते हैं। ठीक है, ये जो स्थानीय भाषा के अंदर झूमी कृषि है वो स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, झूमी कृषि का एक रूप है, प्रकार है दिप्पा कृषि, जिसमें 3-4 वर्षों के बाद में वापस उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, जंगलों को जला करके की जाती है। लेकिन जो बस्तर का पहाड़ी ढाल का क्षेत्र पाया जाता है, बस्तर का जो पहाड़ी ढलान क्षेत्र पाया जाता है, उस क्षेत्र के अंदर इस कृषि को पेंडा कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडा कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? पेंडा, जहां सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। वहां पर बस्तर के पहाड़ी ढलानों के ऊपर सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है उसको पेंडा कृषि कहा जाता है। अब जी इनके अंदर अलग अलग वर्ग हैं, और वर्ग कैसे हैं, कैसे बने? वैसे मुख्य रूप से गौड़ जनजाति के अंदर 4 वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, एक कहानी है पुराणों के अंदर कि कोई गौड़ जनजाति का भगवान पैदा हुआ, उस भगवान को उसकी माँ ने अनाथ बेसहारा छोड़ दिया, तो पार्वती माता ने उसको गोद ले लिया, एक प्रकार से पालने की जिम्मेदारी ली। तो जो शंभू महादेव थे उनको क्रोध आया और उन्होंने पार्वती सहित, देवी पार्वती सहित उस गौड़ जनजाति के भगवान को गुफा के अंदर कैद कर दिया। ठीक है, फिर एक नायक पाहिंडी कपार लिंगम, नायक पाहिंडी कपार लिंगम ने, एक देवी है जंगूबाई, उसकी मदद से वहां से उनको आजाद करवाया, भगवान को आजाद करवाया। तो वो सारे जो देखो, एक तो नायक पाहिंडी कपार लिंगम हो गया, और एक जंगूबाई हो गई, और एक पार्वती देवी हो गई, और एक वो गौड़ जनजाति का भगवान हो गया। तो वो 4 द्वार से निकले वहां से, और वहीं से 4 वर्ग इनके बन गए। किसके? गौड़ जनजाति के 4 वर्ग बन गए। अब जी गौड़ जनजाति के अंदर कुरुख, कुरुख, ठीक है, केवट, कुरुख, केवट और धीवर, धीवर, ये जो वर्ग है इनके गौड़ जनजाति के अंदर, फिर उपवर्ग बहुत आ गए, लेकिन जो उन 4 वर्गों के उपवर्ग में जो ये वर्ग आते हैं, कुरुख, केवट और धीवर, ये सिर्फ मछुआ कर्म करते हैं, मछली पकड़ते हैं जीविकोपार्जन के लिए। ये नदियों से मछलियां पकड़ करके लेके आते हैं, ठीक है ना, जलाशयों से मछलियां पकड़ करके लेके आते हैं और उनका काम करते हैं जीविकोपार्जन के लिए। इसके अलावा इनके अंदर जो रावत वर्ग है, कौन सा वर्ग? रावत वर्ग, ये केवल पशु चारण का और दुग्ध बेचने का, दूध बेचने का कार्य सिर्फ ये रावत वर्ग करता है इनके अंदर, गौड़ जनजाति के अंदर, बाकी नहीं करते। और आज वर्तमान में, पहले ये क्या एक अच्छे शिकारी भी थे, शिकार कर लेते थे। राजकीय नियम बने होने के बावजूद आज भी गौड़ जनजाति के लोग कानूनों की अवहेलना करते हुए बड़े से बड़े जानवर का शिकार कर लेते हैं, ये परवाह नहीं करते उन कानूनों की, ठीक है ना, और कोई नियमों के अंदर बंद करके नहीं रहते। लेकिन अधिकतर गौड़ जनजाति के लोग कृषक बन चुके हैं, खेती करने लग गए, आज उनका आखेट के ऊपर जीवन यापन नहीं चल रहा है किसी भी प्रकार से। तो इनके अंदर जो भोजन है इनका कोदू और कुटकी, कोदू और कुटकी, कुट्टू के अपने लड्डू आते हैं बने हुए, आपने देखा होगा, है ना, खाए होंगे, वही ये इनके वहां के स्थानीय भाषा के अनाज हैं। इन अनाज का प्रयोग ये भोजन के अंदर सर्वथा करते हैं, सभी के घरों में इनसे संबंधित खाना भोजन बनता है। लेकिन ये त्योहारों के ऊपर, उत्सवों के ऊपर चावल भी बनाते हैं, ठीक है ना, और उस समय ये लोग धूम्रपान भी करते हैं, और महुआ की बनी हुई, देखो गौड़ जनजाति के लोग धूम्रपान करते हैं, बाकी जनजाति में धूम्रपान की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े चाहत से धूम्रपान करते हैं, तंबाकू वगैरह धो करके उसका धूम्रपान करते हैं ये लोग, और त्योहारों के ऊपर चावल भी बनाते हैं। इसके अलावा महुआ की बनी हुई शराब
इनका अति प्रिय पेय पदार्थ है, जो विवाह शादियों में उत्सवों पर ऐसी जगहों के ऊपर ये लोग इस शराब का सेवन करते हैं। ठीक है ना। अब जी जहां ये खेती करते हैं उस खेती वाले स्थान के ऊपर जब ये बीज बो देते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, बीज बोने के बाद में किसी न किसी जानवर की बलि देकर के देवी को प्रसन्न करते हैं ये लोग। ये इनकी परंपरा है। कोई ना कोई छोटा बड़ा जो भी जानवर होगा उसकी बलि देंगे, पक्षी हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई भी हो, उनकी बलि देंगे और बहुत सारे उत्सव के रूप में मना करके बीज बो करके और खेती प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा इनका ये लोग आभूषणों की अगर हम बात करें और पहनावे की बात करें तो स्त्रियां जो प्राचीन समय की बात करें तो प्राय ज्यादातर ये पेड़ पौधों की छाल और इनसे अपने तन को ढका करते थे, लेकिन वर्तमान समय में साड़ी और चोली कांचली ये पहनते हैं, चुन्नी पहनते हैं, औरतें और पुरुष जो है वो पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता या इस तरह के जो लंगोट वगैरह ये बांधते हैं और पहनते हैं। ठीक है ना। वर्तमान में अपने जैसे ही परिधान कह सकते हैं प्राय। ठीक है ना। एक इनमें सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये पूरे शरीर के ऊपर गुदवाते हैं, गोदना करवाते हैं, गुदवाते हैं। अलग अलग टेटू, अलग अलग जानवरों की तस्वीरें या अलग अलग कोई जैसे सांप है, बिच्छू है, इनकी ये है ना शरीर के ऊपर गुदवाते हैं ना, जैसे वो आते हैं गोदने वाले, वो ये पूरे शरीर के ऊपर गुदवाते हैं। चाहे स्त्री हो भले चाहे पुरुष हो, इनका ये है मुख्य काम गुदवाने वाला। अब जी निवास गृह की बात करें हम लोग तो ये लोग झोंपड़ियां, और झोंपड़ी भी कैसे, नंगले और पल्ली की तरह। नंगला और पल्ली क्या होता है, जैसे ढाणी क्या होता है, कुछ ही के घरों का समूह होता है। जैसे अपने यहाँ पास में कहते हैं ना ढाणी में रह रहे हैं लोग, तो 8-10 ढाणियों जो बन गए घर, उसमें एक ढाणी का जो समूह है, उस प्रकार से ढाणी के रूप में, नंगला और पल्ली के रूप में ये लोग रहते हैं वहां पर, गौंड जनजाति के लोग नंगला और पल्ली के रूप में। ठीक है। तो ये लोग जब घर बनाते हैं, अपना नया घर बना करके मकान शुरू करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये एक शगुन निकलवाते हैं। शगुन, कोई पुरोहित होता है, कोई पुजारी होता है, उससे शगुन निकलवाते हैं। और शगुन निकलवाने के बाद में जब ये ग्रह की नींव वगैरह रखते हैं तो वहां पर बतख या मुर्गे की बलि देते हैं। किसकी देते हैं, बतख या मुर्गे की बलि देते हैं ये गौंड जनजाति के लोग जब ग्रह का निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो। और फिर वो सारे उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं और खाते हैं। औजार और बर्तनों में इनके पास में हाशिया होता है, दंतारी होती है, कुदाली होती है। ठीक है ना। बर्तनों के अंदर पीतल के, चांदी के इनके बर्तन भी होते हैं इनके पास में, मिट्टी के, पीतल के और मिट्टी के सर्वथा इनके पास में बर्तन पाए जाते हैं। ठीक है ना। और जो आभूषण हैं उनमें एल्यूमिनियम के, पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के, इनके आभूषण भी ये अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पहनते हैं। सभी पुरुष और स्त्रियां अपने अपने हिसाब से ये आभूषण भी पहनते हैं। इसके अलावा इनके जो ये पंखे वगैरह भी लगा लेते हैं सर के ऊपर। ठीक है ना। और ये लोग इस प्रकार से रहते हैं। तो ये तो हुई इनकी रहने की बात, इनकी कहानी के हिसाब से इनकी जो हुई वो। अब हुआ क्या, ये गौंड जनजाति के लोग, अगर हम इनके समाज और संस्कृति की बात करें तो इनके घर में जो बुजुर्ग पुरुष होगा, पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ ये बात बता देता हूँ, पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक परिवार है। ठीक है ना। और जो बुजुर्ग घर के अंदर सबसे बड़ा होगा, जो पुरुष सबसे बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, बुजुर्ग होगा, जो भी, वो घर का मुखिया होता है। ठीक है ना। अब जी गौंड जनजाति के अंदर इनके विवाह का प्रचलन कुछ अटपटा है। इनके 4 प्रकार के विवाह चलते हैं। कितने प्रकार के विवाह चलते हैं इनके? 4 प्रकार के विवाह चलते हैं। नंबर 1 सेवा विवाह। सेवा विवाह, सेवा विवाह में क्या करता है, एक लड़का 8 से 12 बरस, लगभग 8, 10 या 12 बरस, 8 से 12 बरस तक लड़की वालों के घर जाकर के काम करेगा, सेवा करेगा। लड़की वालों के घर जाकर के काम करेगा, सेवा करेगा। अगर उसका काम पसंद आया तो उसके साथ में उस लड़की की शादी कर दी जाती है। और अगर उस लड़की को या लड़की के घर वालों को उस लड़के का काम पसंद नहीं आया तो फिर उस लड़के को वो घर छोड़ना पड़ेगा, उसके साथ में शादी नहीं की जाएगी। तो बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो बेचारे 8-10 वर्ष एक घर में काम किया, 8-10 वर्ष एक घर में काम किया, बाद में ऐसे काम करते करते उनका जीवन निकल जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, शादी होती ही नहीं है क्योंकि काम पसंद नहीं आता। तो इसलिए इनका काम पसंद आना जरूरी है। इसको कहते हैं सेवा विवाह। क्या कहते हैं?
सेवा विवाह। उसके बाद में है विनिमय। कौन सा विवाह है बताओ? विनिमय। विनिमय, विनिमय विवाह। इसमें वही है जो भील जनजाति के अंदर था। विनिमय विवाह के अंदर क्या होता है, लड़का वाला जो होता है, लड़के के घर वाले जो वर पक्ष के होते हैं, वो कन्या पक्ष के घर जाते हैं, वर पक्ष वाले, और वहां वो बात चलाते हैं। एक इनका बीच का विचोला होता है, बीच में जो व्यक्ति होता है जो दोनों पक्षों की बातें करवाता है, ठीक है ना। और एक पंच बैठते हैं, 5 आदमी बैठते हैं, पंचायत के मुख्य जो चुने जाते हैं गांव के अंदर से, वो 5 आदमी बैठते हैं और वो तय करते हैं। फिर लड़की वाला जो होता है, कन्या पक्ष का जो, वो वर पक्ष को बताता है कि मुझे ये चीजें चाहिए। और उसमें विनिमय में क्या होता है, कोई वस्तु होती है, या धन नहीं होता, पैसे नहीं होते, बेल होते हैं, गाय होती हैं, इस प्रकार के ये लोग आपस में विनिमय विवाह करते हैं कि मुझे इतने बेल दे दो या इतनी गाय दे दो और इतने कंबल चाहिए। और फिर वो पंच होते हैं, उनको भी एक एक गाय या एक एक बेल या एक एक कंबल दिए जाते हैं, और जो बीच का होता है उसको भी दिया जाता है। इसको कहते हैं विनिमय विवाह। अब हरण विवाह। हरण विवाह, हरण विवाह को 2 प्रकार से लिया जाता है। हरण का नाम आते ही आप यूं सोचोगे कि लड़की को उठा करके ले गया और अपने घर में ले जा करके उससे शादी कर ली। बिल्कुल, ये विवाह भी था हरण विवाह, कि उसके अंदर क्या होता है कि लड़की को उठा करके ले गए जबरदस्ती या वैसे रजामंदी से या कैसे भी, और घर ले जा करके शादी कर ली, तो इसको हरण विवाह कहते हैं। लेकिन इनके गौड़ जनजाति की एक और भी परंपरा है। खेत के अंदर काम करते समय, जंगल में काम करते समय, लड़का अगर लड़की को छू देता है, शादी के संबंध में, शादी करने के संबंध में उसको अगर छू देता है, तो फिर उसको भी हरण विवाह के अंदर ये लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा विधवा विवाह, लास्ट देखो, यहाँ ये कुरीति नहीं है, विधवा विवाह है गौड़ जनजाति के अंदर। विधवा विवाह में क्या होता है, विधवा विवाह विदुर पुरुष के साथ में होता है। विधवा कौन होती है? जिसका पति मर गया। विदुर पुरुष कौन होता है? जिसकी पत्नी मर गई, ठीक है ना, जिसकी पत्नी नहीं है वर्तमान समय में, वो क्या है? विदुर पुरुष है। तो विधवा विवाह जो होगा वो विदुर पुरुष के साथ में होगा, न कि दूसरे के साथ में, ठीक है ना। तो इनके 4 प्रकार के विवाह हैं। सेवा विवाह, जो सेवा कार्य करके विवाह किया जाता है। विनिमय विवाह, कुछ दे करके, वो बेल, गाय या कंबल जो भी है, धन है, वो भी दे करके विनिमय विवाह। हरण विवाह, लड़की को उठा करके ले गए या छू करके व्यक्त कर दिया, तो हरण विवाह। और विधवा विवाह विदुर पुरुष के साथ में, जिसका पति नहीं है, आज वर्तमान समय में विधवा का जीवन यापन कर रही है, लेकिन वो विदुर जिसकी पत्नी मर चुकी है उसके साथ में विवाह कर सकते हैं। गौड़ जनजाति में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। विवाह का जो काम करते हैं ये लोग, जितने भी विवाह संपन्न होते हैं, ये आम का वृक्ष हो और नजदीक में जल स्रोत हो, कोई ना कोई जलाशय हो, उस जलाशय के निकट और आम के वृक्ष के नीचे ये विवाह कार्य को बहुत ही शुभ मानते हैं। और अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी, इनके पास में एक यंत्र होता है राम, जिससे रामधुनी निकालते हैं, वो रामधुनी बजाते हैं, गाते हैं, और फिर विवाह संपन्न होता है। बड़ा ही चाव से, बहुत ही उत्सव से और उससे मना करके ये लोग विवाह करते हैं। अब जी, गौड़ जनजाति का जो गांव होता है, उस गांव में एक मुखिया होता है, ठीक है। उस मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल या मुखादम। मुखादम क्या कहते हैं? गौड़ जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं या मुखादम कहते हैं, ठीक है ना। इनका एक चौकीदार भी होता है गांव के अंदर, जो गांव की रक्षा का दायित्व मान लो, या उस गांव के अंदर जो इधर उधर कोई सूचना पहुंचाने का काम है या सुरक्षा का काम है, तो उसको चौकीदार कहते हैं। तो चौकीदार को कोतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवार कहते हैं। अब जी, विवाह जब 4 प्रकार के हो रहे हैं, तो इन विवाहों को संपन्न कौन करवाता है, ठीक है ना। तो उनका एक कोई पुरोहित भी होता है, कोई पुजारी भी होता है। उस पुजारी को, उस पुरोहित को ये लोग देबारी कहते हैं। क्या कहते हैं? देबारी, देबारी कहते हैं। तो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल या मुखादम। और गांव का जो चौकीदार होता है उसको क्या कहते हैं? कोतवार कहते हैं। और पुजारी को क्या कहते हैं? ये लोग देबारी कहते हैं। इसके अलावा इनकी संस्कृति के अंदर क्या है कि पूर्णिमा की जो चांदनी रात होती है, पूर्णिमा की जो चांदनी रात होती है, उस रात के अंदर ये लोग
गायन का, नृत्य का प्रोग्राम रखते हैं चांदनी रात के अंदर, पूर्णिमा की चांदनी रात के अंदर ये लोग गायन का, नृत्य का इनका काम करते हैं। और इनकी एक विशेष वर्ग है धूलिया, 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 धूलिया वर्ग है, वो विशेष इनका गायन वर्ग है, जो गाने का काम करता है, गाने बजाने का, नृत्य का इनका काम करता है, वो है धूलिया वर्ग, जो गौड़ जनजाति का है। और ये शंभु महादेव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शंभु महादेव की पूजा करते हैं ये लोग। उसके वंशज भी मानते हैं ये पार्वती माता से, देवी से जो भी हैं, तो ये इनको प्रसन्न रखने के लिए, शंभु महादेव को प्रसन्न रखने के लिए हर समय कोई ना कोई उत्सव या कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। विशेष करके पूर्णिमा की जो चांदनी रात होती है उसमें ये लोग उनको नृत्य और गायन और ये सब प्रस्तुत करते हैं और मनोरंजन करते हैं अपना। इसके अलावा इनके एक काली दंतेश्वरी या बाड़ा देवी, क्या कहते हैं? काली या दंतेश्वरी, कौन सी? दंतेश्वरी या कौन सी? बाड़ा देवी, बाड़ा देवी, काली दंतेश्वरी या बाड़ा देवी। इसको ये लोग नर बलि देते थे। क्या करते थे? नर बलि देते थे। नर बलि का मतलब इंसान की बलि देते थे, उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए ये इंसान की बलि देते थे गौड़ जनजाति के लोग। लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में फिर ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब कोई छुपे रूप में कहीं हो तो कह नहीं सकते, पर इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध है कि इंसान की बलि किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। तो ये काली दंतेश्वरी बाड़ा देवी जो थी उसको नरबलि दी जाती थी। जैसे महाभारत काल के अंदर हिडम्बा जो थी वो भीम की पत्नी थी और वो नरबलि देती थी उस देवी को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा एक प्रसंग आता है उसके अंदर, है ना। तो वो कुछ ना कुछ इनसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ नरबलि की भी परंपरा थी, गौड़ जनजाति के अंदर पहले नरबलि दी जाती थी। ये इनका एक विशेष काम था। इसके अलावा ये लोग द्राविडियन भाषा बोलते हैं, वहां पर द्राविडियन, जो द्रविड़ जो लोग हैं, दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो द्राविडियन प्रजाति से संबंधित हैं, तो वहां की भाषा बोलते हैं। इसके अलावा ये लोग हिंदी, मराठी, तेलुगु इन भाषा को बोलने में भी ये लोग निपुण हैं। हिंदी, मराठी, तेलुगु इन भाषाओं को, बोलियों को भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इनकी सामान्य जो स्थानीय कुछ बोलियां हैं वो भी ये लोग आपस में बोलचाल की भाषा में सामान्यतः प्रयोग में लेते हैं। अब जी इनकी सांस्कृतिक और जो वर्तमान में जो मिल रही है अपनी, जो इनकी प्रथाएं मिल रही हैं, इनका जो सांस्कृतिक और परिवार का, समाज का वातावरण मिल रहा है, उसके अंदर एक परंपरा और थी। वो परंपरा ये थी कि मान लो जैसे कोई एक बाप है, उस बाप ने किसी साहूकार से, किसी सेठ से, गौड़ जनजाति का या जो धनी व्यक्ति है उससे कर्ज ले लिया। क्या ले लिया? कर्ज ले लिया। और वो मर गया। अब ये मर गया, मान लो खत्म हो गया, है ना, समाप्त हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके जो पुत्र होंगे वो कर्जा इसके पुत्र उतारेंगे, समाप्त नहीं होगा, वो इसके पुत्र उतारेंगे और वो पुत्र जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेंगे। इस प्रथा को कबाड़ी प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? कबाड़ी प्रथा। जो गुलाम होते थे या जो काम करते थे कर्ज उतारने के लिए, जिंदगी निकाल देते थे बेचारे, कर्ज उतर ही नहीं पाता था क्योंकि इनके बाप से नहीं उतरा, फिर उसके बेटे उतार रहे हैं, फिर उनके बेटे उतार रहे हैं, वो कर्ज उतरने में नहीं आता था। इस प्रथा को कबाड़ी प्रथा कहते थे। वो गुलाम नहीं कहते थे, क्यों कहते थे? कबाड़ी प्रथा कहते हैं। कबाड़ी कोई कबाड़ किया था ऐसा पिता ने, और उसका फल आज हम लोग भुगत रहे हैं। तो इनके बेटों को भुगतना पड़ता है वो सारा का सारा। ये इनकी एक समाज की एक बहुत ही वो अनूठी, जो कह सकते हैं गौड़ जनजाति की, जो इनके अंदर कुरीति विद्यमान थी, जो कबाड़ी प्रथा को लेकर के थी। अब जी गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो शंभु महादेव को, और इनकी एक देवी है नरबली, जिसकी देते थे, नरबली जो देते थे। इसके अलावा पशुओं की या छोटे पक्षियों की बलि भी ये यथा कभी कभी
कोई विशेष उत्सव हो, कोई विशेष कार्यक्रम हो, तो उसमें ये उनकी भी बलि देते हैं, उनको भी ये लोग इस प्रकार से लेते हैं। और विवाह उत्सव के अंदर विशेष प्रकार से जब संयुक्त प्रतिभोज हो, सभी मिलजुल करके आपस में जब विवाह उत्सव या त्योहार जो आते हैं इनके, उन त्योहारों को ये जब मनाते हैं विशेष प्रकार से, तो उस समय ये लोग एक तो चावल बनाते हैं, दूसरा जो मछुआ क्रम के लोग हैं वो मछलियों को भी खाते हैं, और मांस कोई ना कोई पशु की बलि देते हैं, कोई ना कोई पक्षी की बलि देते हैं, उसका मांस का सेवन भी करते हैं। और महुआ से बनी हुई शराब ये लोग बहुतायत में पीने के प्रयोग में लेते हैं, पीते हैं ये उस समय कि महुआ से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं। अब जी वर्तमान समय में क्या है, कुछ सरकारों ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है और इनका जो निवास स्थान है वो लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऐसे दुर्गम स्थानों के ऊपर रह रहे, तो वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने कुछ इनकी कुरीतियों के ऊपर अंकुश लगाया है। जैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंदर नरबली के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, वैसे ही इनके कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे विशेष तौर पे इनके जो कोई लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में या कोई विवाद हो, तो ये लोग अपने कबीले की ही पंचायत बैठा करके उसमें निपटारा कर देते हैं और उसी में सजा उनकी मुकम्मल कर देते हैं कि ये सजा है इनकी, कि इस सजा के तहत इनको ये सजा मिलेगी। तो ये इस प्रकार का जो पंचायत वगैरह थी या जो कानून थे इनके ऊपर कुछ वर्तमान सरकार ने कानून बनाए हैं। वर्तमान समय में सरकार इनको विकसित करने के लिए शिक्षित कर रही है, दुर्गम स्थानों के ऊपर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। तो शिक्षित होने के कारण इनमें महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बिल्कुल ही कम है ही नहीं, ना के बराबर है। महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, महिलाएं ज्यादातर स्कूल में नहीं भेजते, लेकिन वर्तमान समय में ये बालिकाओं को, छोटे बच्चों को स्कूल में भेजने लग गए हैं ये लोग। तो वर्तमान समय के अंदर स्कूलों के अंदर भी ये भेजने लगे और स्कूलों में भी जाने लगे हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा इनका क्या है कि वर्तमान समय में सरकार ने इनको शिक्षित करके, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा से जोड़ करके और बालिकाओं को स्कूल में भेज करके इन्होंने इनको विकसित करने का कोशिश की है और दुर्गम स्थानों के ऊपर सुविधाएं प्रदान की हैं। आज ये वर्तमान समय में जैसे टोकरियां बनाना, खिलौने बनाना, हड्डियों से या पंखों से, इनसे कई प्रकार की नाना प्रकार की चीजें, वस्तुएं तैयार कर देना, ठीक है ना। और इसके अलावा खनन कार्यों के अंदर भी इनको लगाया गया है, खदान खोदने वाले कार्यों में भी इनको लगाया गया है। और जो शिक्षित हो गए, जो अच्छे सभ्य समाज के संपर्क में आ गए, वो आज अच्छे सरकारी बढ़िया पदों के ऊपर भी विराजमान हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर भी वो सर्विस कर रहे हैं आज, ठीक है ना, और सभ्य समाज के संपर्क में आए हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी भारत सरकार जितना प्रयास कर रही है, जैसे मैंने बताया कि पेड़ों को काटने के ऊपर प्रतिबंध है, वनों को काटने पर प्रतिबंध है, ठीक है ना, शिकार करने के ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थानांतरित कृषि चल रही है। जैसे झूमी कृषि में दीपा कृषि है, पेंडा कृषि है, चल रही है ना, उसका प्रचलन है। लेकिन वनों को काटते काटते नहीं, ये जला करके वहां खेती करते हैं और फिर नए वृक्ष उगने में बहुत समय लग जाता है। और कई बार उनमें जब जलाते हैं तो देखो, ये तो स्वाभाविक बात है कि जिस वन को काटा है इन्होंने, जिस क्षेत्र को काटा है, खेती करेंगे तो ये थोड़े से क्षेत्र को तो काटते नहीं है, जिस लंबे चौड़े क्षेत्र को इन्होंने काटा है उस क्षेत्र के अंदर कितने जीव जंतु रहे होंगे, वो भी तो साथ में मरते हैं वहां पर। नीचे वाले जो हैं, कई ऐसे जीव जंतु प्रजाति जो हैं लुप्त हो गई, कई ऐसे पेड़ पौधों की, वनस्पति की जो प्रजाति है वो लुप्त हो गई कारण स्थानांतरित कृषि के कारण। और आज भारत सरकार का इतना प्रयास है कि प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग उन कानूनों की अवहेलना करते हैं और ऐसा कर रहे हैं। आदिम अवस्था का आखेट भी करते हैं ये लोग, उन जानवरों को जो मारने नहीं चाहिए, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है कि इनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उनका ये शिकार कर लेते हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद, भारत सरकार का अथक प्रयास होने के बावजूद भी ये लोग आज भी अपनी उस आदिम अवस्था को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग, इनमें से बहुत से लोग गौड़ जनजाति के अच्छे व्यवसाय के अंदर आ गए हैं। जैसे इन्होंने अधिकांशतः आखेट को छोड़ करके कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया है, ठीक है ना। तो कोई तो कृषि कार्य करने लगे, खेतों के अंदर मजदूरी करने लगे, कृषि कार्य करने लगे, अपना खनन कार्य करने लगे और अपना कोई लघु या कुटीर उद्योग जो है वो व्यवसाय के अंदर संलग्न हो गए। तो इस प्रकार से आज भी कहीं ना कहीं देखें तो इतना प्रयास होने के बावजूद, इतना सभ्य समाज के संपर्क में आने के बावजूद आज भी वर्तमान समय में बहुत से गौड़ जनजाति के लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनी आदिम अवस्था के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो इसके साथ में ही अपना ये अध्याय 2 जो विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें एस्किमो ठंडे प्रदेश की, बुशमैन कालाहारी के गर्म मरुस्थल की, और भील अपना जो पहाड़ी राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है और गुजरात का है, इन क्षेत्रों में रहने वाली भील जनजाति जो धनुर्धारी है, ठीक है ना, तीरंदाज है वो, और एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले, और कालाहारी के गर्म मरुस्थल के अंदर बिल्कुल ही एकदम बेचारे बहुत ही विकट परिस्थितियों के अंदर रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। और गौड़ जनजाति जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और आसाम के और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के अंदर रहने वाली जनजाति हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इसके प्रश्न उत्तर आपकी पुस्तक के पीछे जो दिए हुए हैं वो प्रश्न उत्तर बिल्कुल आपके इस पाठ्यक्रम के अंदर मैंने अधिकांशतः तो आपको सामने बोर्ड के ऊपर बताए हैं, जो पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए या प्रश्न उत्तरों में कोई दिक्कत आए तो मैं आप लोगों को इसकी पुस्तक के प्रश्न उत्तर बाद में करवा दिए जाएंगे, और आप लोग घर पे जाकर के पुस्तक का अच्छी तरह से अध्ययन करना। तो आज अपने ये 2 अध्याय पूरे हो गए। प्रथम अध्याय जो मानव भूगोल के अपने प्रकृति, विषय, क्षेत्र और उसका काल, समय अवधि वो था, और दूसरे में विश्व की प्रमुख जनजातियां, और अब अपने तीसरा अध्याय कल शुरू करेंगे। आज ये अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।